अध्याय 3 कल्चरल प्रोग्राम। दिसंबर का महीना मुझे त्योहारों और मौसम की वजह से बहुत पसंद था। 18 दिसंबर 2006 तक मैंने किसी तरह काजल का नंबर जुगाड़ लिया था। मैं उससे 2 बार एमपी नगर में मिला। मेरे लिए ये जानबूझकर था और उसके लिए इत्तेफाक। मानव और आकाश भी वहीं रहते थे, इसलिए हमने उनके पास जाना और उन्हें पढ़ाई से भटकाना शुरू कर दिया। ये मेरी जिंदगी का एक अजीब दौर था। काजल की वजह से मैंने कविताएं लिखना और गुलजार और गालिब को पढ़ना शुरू कर दिया था। कॉलेज में मैं राजनीति में दिलचस्पी रखने लगा था। परीक्षा भी नज़दीक थी। बिना कोचिंग क्लास में दाखिला लिए मैंने न सिर्फ अपने माता पिता से फीस ली थी, बल्कि वो पैसे भी गैर ज़रूरी घूमने फिरने में खर्च कर दिए जो हमें किताबों के लिए दिए गए थे। हम जीजा जी की बजाज स्कूटर में भोपाल के आसपास घूमते थे, जिसे हमने 2000 रुपये में ठीक कराया था। वो पुराना स्कूटर हमें करिश्मा से कम लेकिन हायाबूसा से ज़्यादा माइलेज देता था। 22 दिसंबर को हमारे कॉलेज में कल्चरल प्रोग्राम था और मैं काजल को बुलाना चाहता था ताकि मुझे उसे जानने और उसे इम्प्रेस करने का मौका मिले। मुझे उसके बारे में सिर्फ 2 बातें पता थीं। पहली, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, यानी कि मेरे पास मौका था। और दूसरी, उसे किसी बॉयफ्रेंड की ज़रूरत नहीं थी। क्या वो लेस्बियन है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसे तो मेरी गर्लफ्रेंड बनना है। शाम 6 बजे मैंने उसे कॉल किया। पिछले 3 महीनों में ये मेरा उसे चौथा कॉल था। अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम। मैं उसे ये बताना चाहता था कि मैं नहीं चाहता कि वो मेरे लिए दुनिया छोड़ दे, लेकिन तभी उसने फ़ोन उठा लिया। हेलो, उसने कहा। मेरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मैं कांपने लगा था। हेलो, उसने फिर से कहा। मैं हिम्मत जुटा रहा था। हेलो, उसने तीसरी बार कहा। मैं अभी भी हिम्मत जुटा रहा था। हेलो, इस बार उसने ओ को खींचते हुए कहा। इससे पहले कि वो फ़ोन काटती, मैंने अपनी सांस रोककर जवाब दिया, हे, मैं तुम्हारे हॉस्टल के सामने हूँ, क्या हम मिल सकते हैं? मैं तुम्हें इनविटेशन कार्ड देना चाहता हूँ। उसने अपनी खिड़की से बाहर देखा। मैं उसके हॉस्टल के सामने आनंद नाश्ता सेंटर पर हाथ में चाय का गिलास लिए खड़ा था। उसे नहीं पता था कि मैं पिछले 3 महीनों से हर रोज़ वहाँ जाता था। रुको, टाइम लगेगा, उसने कहा। कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार करूँगा, मैंने जवाब दिया। उसने फ़ोन काट दिया। उस समय मैं अकेला था। अक्की मानव को लेने गया हुआ था। 35 मिनट बाद वो नीचे आई। उसने काले रंग का कुर्ता, आंखों में काजल, लंबे झुमके और हाई हील सैंडल पहन रखी थी। उसके खुले बाल हवा में लहरा रहे थे, जिससे मुझे बॉलीवुड की हीरोइनें याद आ गईं। मैं लगभग मरने वाला था। मेरी पल्स 100 से ज़्यादा थी। मैं अपने हाथ में चाय का तीसरा कप लिए उसे लगातार घूर रहा था। मैं पूरी तरह सुन्न हो चुका था। वो मेरे पास आकर रुकी और हाय कहा। हाय, मैंने घबराकर जवाब दिया। फिर 1 मिनट की चुप्पी, जैसे हम किसी शव यात्रा में आए हों। मैंने उसे कुछ बताने के बजाय कार्ड दे दिया। वो उसे पढ़ने लगी। कार्ड पर तारीख देखकर उसने कहा, आई एम सॉरी, मेरे कोचिंग में टेस्ट है, मैं नहीं आ सकती। मैं उसके मासूम चेहरे पर सॉरी साफ देख सकता था। अरे, इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो सिर्फ एक टेस्ट है। हमारा बहुत बड़ा कल्चरल प्रोग्राम है, मैंने कहा। सॉरी, मैं सच में नहीं आ सकती। मैं यहाँ एग्ज़ाम पास करने आई हूँ, उसने जवाब दिया। भाड़ में जाए टेस्ट। मैं तो उसे कल्चरल प्रोग्राम में चाहता था, मुझे बस यही पता था। मैंने उससे फिर से पूछा कि क्या वो किसी भी तरह आ सकती है, लेकिन उसका जवाब वही था। यही तो करियर के प्रति सीरियस होने का साइड इफ़ेक्ट होता है। मैं बहुत उदास हो गया था। मैंने उसे चाय ऑफ़र की, उसने मना कर दिया। मुझे पता था कि चाय ऑफ़र करना कोई कूल चीज़ नहीं थी, लेकिन मैं इतना दुखी था कि कुछ और सोच ही नहीं पा रहा था। कुछ फॉर्मल बातें करने के बाद वो इनविटेशन कार्ड लेकर चली गई। जल्द ही अक्की और मानव आ गए। हमने चाय ऑर्डर की। मेरा बात करने का बिल्कुल मन नहीं था। थोड़ी बकचोदी करने के बाद हम अपने कमरों पर वापस आ गए। मुझे लगा जैसे मैंने दुनिया खो दी है। मैं उसे प्रोग्राम में बहुत बुरी तरह चाहता था।
मैं उसे इम्प्रेस करने के लिए स्टेज पर अपनी नज्म भी पढ़ने वाला था, लेकिन मैंने लिस्ट से अपना नाम हटा दिया। मैं मोहम्मद रफ़ी के गाने सुनना चाहता था, लेकिन मेरी किस्मत इतनी खराब थी कि मेरे कमरे में सिर्फ एक रेडियो और एक बिना सेल वाला कैसेट वॉकमैन था। मोहम्मद रफ़ी के गानों के बजाय मैंने वो रात विविध भारती पर भूले बिसरे गीत सुनकर बिताई। 21 दिसंबर को प्रोग्राम से ठीक एक दिन पहले मैं और अक्की सारी व्यवस्थाएं देख रहे थे। हम जिम्मेदारियों से लदे हुए थे। शाम 6:15 मेरा मोबाइल बजा। मैं स्टेज को फाइनल टच देने में बिजी था, इसलिए मैंने कॉल काट दी। फोन फिर बजा। इस बार मैंने बिना देखे ही उठा लिया। ये काजल थी। उसने मुझे बताया कि उसकी क्लास कैंसिल हो गई है क्योंकि उसके टीचर का एक्सीडेंट हो गया था। जिंदगी में पहली बार मैं किसी के एक्सीडेंट से इतना खुश हुआ था। ये एक चमत्कार था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो आ रही है। काजल के मना करने के बाद मैंने किसी को भी इनवाइट नहीं किया था, यहाँ तक कि मानव और आकाश को भी नहीं। इसलिए मैंने सबसे पहले उन दोनों को फ़ोन किया। हमेशा की तरह मानव ने इनविटेशन स्वीकार कर लिया और हमेशा की तरह आकाश को कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस बेवकूफ़ को आर्ट और कल्चर का जादू समझाने का मेरा कोई मूड नहीं था। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ अगले दिन का इंतज़ार कर रहा था। मैंने पूरी रात काजल के बारे में सोचते हुए बिता दी। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो आ रही है। प्रोग्राम का सबसे बुरा हिस्सा था कि काजल की वजह से मैंने अपनी दीदी और जीजा जी को नज़रअंदाज कर दिया था। किसी को तो इस प्रोग्राम की बलि देनी ही थी और इस बार उनकी बारी थी। 22 दिसंबर। अगले दिन बिना किसी अलार्म और कारण के मैं सुबह 5 बजे उठ गया। सुबह 8 बजे मैं और अक्की कॉलेज पहुंचे। प्रोग्राम 11:30 शुरू होना था। तरुण शर्मा ने प्रोग्राम में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी, इसलिए उनके देर से आने की उम्मीद थी। सुबह 9:30 मैंने रश्मि को फ़ोन करके पूछा कि वो कहाँ है। उसने बताया कि वो 1 घंटा लेट होंगी। मुझे लगा कि लड़कियां होने के नाते उन्हें किसी भी सेरेमनी में लेट आने का हक है। अक्की परफॉर्मेंस के कॉस्ट्यूम्स में बिजी था, मैं रिहर्सल में बिजी था। अमित मालविया अपनी स्पीच बुदबुदा रहा था। मैंने एमके के लिए स्पीच लिखी थी और वो भी वही कर रहा था। समय समय पर अक्की लड़कियों को स्कैन करने के लिए बैक स्टेज से बाहर जाता था। वो पूरे मूड में था किसी को प्रपोज करने के लिए। स्निग्धा के बाद अक्की ने एक बड़ा ब्रेक लिया था, लेकिन अब कौन सी लड़की इतनी अनलकी होगी, ये अभी भी सस्पेंस था। दोपहर 12 प्रोग्राम शुरू हुआ। अक्की, अमित मालवीय, एमके और बाकी लोग स्टेज पर एमएलए और मंत्रियों का स्वागत करने के लिए मौजूद थे। मैं प्रोग्राम को मैनेज करने के लिए बैक स्टेज पर था। मंत्रियों का स्वागत करने के बाद 6 लड़कियों का एक ग्रुप सरस्वती वंदना के लिए स्टेज पर आया। जैसे ही उन्होंने वंदना शुरू की, स्टूडेंट्स ने चिल्लाना शुरू कर दिया। माइक काम नहीं कर रहा था। मैंने खुद चेक किया। क्या चुतियापा है, मेरे एक सीनियर ने कहा। मैं साउंड वाले पर चिल्लाया। वो अपने मिक्सर के बटन खंगाल रहा था। 20 सेकंड के अंदर हॉल का शोर असहनीय हो गया। अक्की स्टूडेंट्स को शांत करने के लिए स्टेज पर आया। शोर कम होने लगा, तभी मैंने देखा कि माइक की मेन वायर पावर स्विच से कनेक्ट ही नहीं थी। मैं भागा और मैंने वायर को पावर बोर्ड में लगाया। माइक काम करने लगा और मधुर वंदना शुरू हो गई। 45 मिनट बाद मुझे रश्मि का फोन आया। काजल अपना एंट्री पास हॉस्टल में भूल गई थी, इसलिए वो गेट पर फंसी हुई थी। खूबसूरत लड़कियां हमेशा ऐसे ही अजीब गलतियां करती हैं। मैं गेट पर गया। वो वहां किसी जन्नत की परी जैसी लग रही थी। ये पहली बार था जब मैंने उसे जीन्स और टॉप में देखा था। मेरा मन उसे किस करने का हुआ, लेकिन मैंने खुद को रोका। मैंने उन्हें वीआईपी सेक्शन में सीट दी। काजल के बजाय रश्मि मुझसे ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं था। मैं काजल के बारे में जानकारी लेने के लिए रश्मि को कॉल करता था, लेकिन मुझे लगता है कि वो गलत हिंट ले रही थी। अचानक किसी ने माइक पर मेरा नाम नज्म के लिए पुकारा। अपना नाम सुनकर मुझे झटका लगा। वो लिस्ट से मेरा नाम हटाना भूल गए थे। ये मेरे लिए बहुत ही अजीब सिचुएशन थी। मैं पूरी तरह ब्लैंक हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। ऑडिटोरियम में हर कोई मुझे घूर रहा था। मैं काजल की सीट के पास खड़ा था। वो भी मेरा नाम चीयर कर रही थी। उसी पल मैंने काजल को इम्प्रेस करने की सारी उम्मीद छोड़ दी। कांपते हुए पैरों के साथ मैं स्टेज पर गया।
मुझे अपने दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। ऑडिटोरियम इतना शांत था कि मुझे सबसे पीछे बैठे स्टूडेंट की पाद भी सुनाई दे रही थी। शायद कोई भी एक स्टूडेंट लीडर से नज्म की उम्मीद नहीं कर रहा था। मैंने माइक पकड़ा, अपनी आंखें बंद की और 20 सेकंड की चुप्पी के बाद मैंने कहा, मुकम्मल मेरी आंखें हुईं जो आपका दीदार हुआ, इंतज़ार के आलम में वरना कहीं ये नाचीज़ दिल धड़कना भूल भी जाता। जैसे ही मैंने अपनी 2 लाइनें पूरी की, सबने तालियां बजानी शुरू कर दी। मुझे खुद को बचाने का एक रास्ता मिल गया था। मुझे समझ आ गया था कि अगर मुझे बचना है तो कुछ भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करना होगा। मैंने वही किया जो मैंने सोचा। शुक्र है मेरी ट्रिक काम आ गई। मुझे वहां मौजूद हर किसी से तारीफ मिली, मंत्रियों से भी। उस दिन से मैं छोटा गालिब के नाम से जाना जाने लगा। मेरी नज्म के बाद तरुण शर्मा लगभग 20-25 सीनियर्स के साथ ऑडिटोरियम में आए। जैसे ही उन्होंने एंट्री की, सबने उनके लिए तालियां बजाईं। हर कोई जानता था कि कल्चरल प्रोग्राम का पूरा आइडिया तरुण शर्मा का ही था। सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ाने लगीं। तरुण शर्मा ने स्टूडेंट्स को शांत होने का इशारा किया। सबके शांत होने के बाद प्रेसिडेंट अमित मालवीय अपनी स्पीच देने के लिए स्टेज पर आया। उसकी स्पीच से सब बोर हो गए। स्पीच के बाद मैंने काजल को मैसेज किया और उसे कुछ देर के लिए ऑडिटोरियम से बाहर आने को कहा। यह उसके साथ कुछ समय बिताने का एक शानदार मौका था। दिन मेरे पक्ष में था। कुछ हिचकिचाहट के बाद वो मान गई। मैंने अपनी जगह पर अक्की को बैक स्टेज पर लगा दिया। मैंने रश्मि को भी लड़कियों की मदद करने के लिए बैक स्टेज भेजा, लेकिन असल वजह यह थी कि मैं ऑडिटोरियम से बाहर निकलना चाहता था। मैंने तरुण शर्मा को बिना बताए उनकी बाइक ले ली। हम यम्मी नाम के एक रेस्टोरेंट गए। ये मेरी पहली यम्मी डेट थी। मैंने यम्मी पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, उसने यम्मी डोसा ऑर्डर किया। हम प्रोग्राम छोड़कर क्यों आए? उसने पूछा। मुझे भूख लगी थी, मैंने जवाब दिया। अरे मेरे साथ क्यों बाबा? उसने अपना सिर थोड़ा दाईं ओर झुकाकर पूछा। मुझे लगा तुम्हें भी भूख लगी होगी, मैंने जवाब दिया। वो मुस्कुराई। मैं उसकी मुस्कान में खो गया। उसकी मुस्कान में मुझे आधा चांद दिख रहा था। तो जनाब शायर हैं? उसने पूछा। कोशिश करता हूँ, मैंने जवाब दिया। थोड़ा पानी पीने के बाद उसने पूछा, तो और क्या कोशिश करते हैं जनाब? कर रहा हूँ, आगे रब रखा, मैंने जवाब दिया। क्या कोशिश? उसने पूछा। अरे कुछ नहीं, मैंने उसके सवाल को टाल दिया। यमी पिज्ज़ा और यमी डोसा के बाद हमने 2 यमी कॉफ़ी और बिल ऑर्डर किया। बिल ज़्यादा यमी नहीं था। मैं सदमे में था। मैं इससे पहले कभी यमी नहीं गया था। बिल मेरे बजट से बाहर था। मेरे पिताजी 1140 किलो चीनी बेचकर 570 रुपये कमाते थे। मैंने उसे इम्प्रेस करने के लिए वेटर को 30 रुपये की टिप दी। मेरी जिंदगी में पहली बार मैंने किसी वेटर को टिप दी थी। उसकी मुस्कान के सामने मैं अपने पिताजी की मेहनत लुटाने को तैयार था। बातचीत जारी रखते हुए मुझे पता चला कि उसे मेरी नज्म पसंद आई, लेकिन उसे राहुल की परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा पसंद आई थी, जिसने गिटार बजाया था। उसे गिटार सुनना बड़ा पसंद था, जिसकी वजह से मैंने उसे झूठ बोल दिया था कि मैं भी गिटार बजाता हूँ। एक झूठ को छिपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं। मैंने फिर झूठ बोला कि मेरा गिटार भोपाल में नहीं है और जब आएगा तो मैं उसके लिए बजाऊंगा। यम्मी में 45 मिनट बिताने के बाद हम कॉलेज वापस गए। उन 45 मिनटों में मुझे 15 मिस्ड कॉल आ चुके थे। कॉलेज गेट पर तरुण शर्मा मेरा इंतजार कर रहे थे। असल में मेरा नहीं, अपनी बाइक का। काजल को लगा कि बाइक मेरी है, लेकिन सच कौन जानता था। जल्दी में उन्होंने मुझसे अपनी बाइक ली और बोले, मैं अभी आता हूँ। वो थोड़े परेशान लग रहे थे। मैंने ऑडिटोरियम में एंट्री की। राजस्थान का फोक डांस चल रहा था। वो वाकई एक शानदार परफॉर्मेंस थी। हर कोई इसका मज़ा ले रहा था। रश्मि अपनी जगह पर वापस आ गई थी। काजल को छोड़कर मैं बैक स्टेज चला गया। अक्की वहाँ नहीं था, लेकिन सब कुछ ठीक था। 1 घंटे बाद तरुण शर्मा ने दोबारा ऑडिटोरियम में एंट्री की और स्टेज पर आ गए। सब हैरान थे। उन्होंने माइक पकड़ा और एक शानदार स्पीच दी। स्पीच 5 मिनट तक चली। स्पीच के अंत में उन्होंने एक नई पार्टी BSF यानी कि भोज स्टूडेंट फोर्स बनाने की घोषणा की और मुझे पार्टी का सेक्रेटरी घोषित किया। ये मेरे लिए एक बड़ा झटका था। एक ही दिन में इतना ड्रामा संभालना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन मैं किसी तरह इसे पचाने की कोशिश कर रहा था।
ये हम सब के लिए एक बड़ा सरप्राइज कम शॉक था। पार्टी की घोषणा के बाद पूरा ऑडिटोरियम लगातार 5 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। 1 घंटे बाद प्रोग्राम खत्म हो गया। शाम के 5:15 बज रहे थे। मैंने काजल और रश्मि को आखिरी बाय कहा। मैं काजल में खो गया था और रश्मि मुझ में खो गई थी। मैं दिन के हैप्पी एंडिंग से खुश था, लेकिन मैं बेवकूफ़ था जो सोच रहा था कि दिन का ड्रामा ख़त्म हो गया है जब तक मैं अक्की से नहीं मिला। वो पसीने से लथपथ मेरे पास आया। उससे मरे हुए चूहे जैसी बदबू आ रही थी। उसने हमारी सीनियर अंकिता को प्रपोज किया, जो उससे बहुत नाराज़ हो गई थी। अंकिता ने तरुण शर्मा को फ़ोन करके ये सब बताया। अक्की को ये भी नहीं पता था कि उसने क्या कर दिया है। हालांकि ये तरुण शर्मा ही था जिसने अक्की को कुछ सबक देकर मामला सुलझाया। हमारे एक समर्थक सीनियर को प्रपोज करना वाकई कोई कूल आइडिया नहीं था। हम बजाज बॉक्सर में बैठे और तरुण शर्मा के साथ घर वापस चले गए। रास्ते में मेरा मोबाइल बजा। ये मानव था। भाई, प्रोग्राम चल रहा है क्या? नहीं भाई, अभी अक्की ने ख़त्म किया है, मैंने जवाब दिया। मेरी एनर्जी इतनी कम थी कि मैंने उसके ना आने का कारण भी नहीं पूछा, क्योंकि मैं उसकी आदतों से वाकिफ था। वो कभी अकेले सफ़र नहीं करता था, 1 किलोमीटर भी नहीं। आखिरकार हम घर पहुँचे। डाइनिंग में छोले भटूरे हमारा इंतज़ार कर रहे थे। अपनी दीदी के साथ खाना खाने के बाद हम दोनों सूअर की तरह सो गए।